नहीं नहीं आ रहा। अच्छा ये ऑनलाइन में ज्वाइन किया हाँ, क्या बात है ऑफलाइन में क्यों नहीं आया बेटा? मैम तबीयत खराब है कुछ दिनों से, और आज स्कूल भी गया तो उस वक्त बहुत थक गया था मैम। क्या हो गया? पता नहीं मैम, वो तो फीवर हुआ था कुछ दिन पहले और अभी खांसी जा ही नहीं रही है। तबीयत खराब है थोड़ा सा। चलो बताओ बेटा, लास्ट लेक्चर में क्या किया था आपका? तो नहीं, आपने तो क्लास में वो क्वेश्चन आंसर्स किए थे ना? हाँ मैम, वही था मेरा ठीक है, तो अभी ये विजुअल भी नहीं आ रहा है और इधर उधर भी नहीं आए, ठीक है? तो मैं आपका ही कराती हूँ टॉपिक। आपका ये मीन्स कि इसका पद्य का, ठीक? लास्ट लेक्चर में आपका पद्य नहीं हुआ था ना? नहीं मैम। हाँ, तो उस पद्य को हम लोग नया चैप्टर करेंगे, नया पद्य का। वो लोग नहीं याद है तो नया ही करेंगे, नहीं तो फिर कॉमन जो रहेगा वो करेंगे, कॉमन का। हाँ मैम। एक सेकंड देखती हूँ मैंने क्या लिख रखा है आपको कराने के लिए। स्वर्ग बना सकते हैं, है ना? इसके पहले का हो गया सब। हाँ मैम। हाँ, तो आज हम लोग करेंगे स्वर्ग बना सकते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन आंसर होमवर्क किया है आपने? हाँ मैम, खत्म किया। ओके, ठीक है। ठीक है, बाय। स्कूल में ये हुआ है कि नहीं? हाँ मैम, मतलब आज ही खत्म कर दिया पूरा ये। अच्छा, ये आज ही हुआ। हाँ स्वर्ग बना मैम। सकते हैं, इसका कुछ बताओगे आप? इसका मतलब क्या है? अ, हाँ कवि, मैम। कवि ने इस पाठ में क्या बताया है? कवि ने 2 मिनट मैम। आए? कौन सी? ठीक ठीक। उसके अलावा कुछ बता सकोगे बेटा? कवि ने इसमें क्या कहना चाहा है, क्या कहा है इस पाठ में कवि ने? हाँ मैम, 2 मिनट, वो किस पे बोलना है मैम? ये है ना टॉपिक है, स्वर्ग बना सकते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा, किस चीज के लिए कहा है, कब कब स्वर्ग बना सकते हैं और यहाँ किसको इस स्वर्ग बना सकते हैं? हाँ, ये इधर कवि ने कहा है कि धरती को हम स्वर्ग बना सकते हैं जब सारे मनुष्य सुख एक दूसरे में बांटे, सुख दुख एक दूसरे में बराबर बांटे। और अ, बस उतना ही समझ में आ रहा है मैम। नहीं समझ में आया? ठीक है। इस पाठ में कवि ने कहा है, इस कविता में बताया है कि स्वर्ग बना सकते हैं किसको? इस पृथ्वी को। हम अपनी धरती को, अपनी पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब हम सारी चीजों को, प्रकृति से प्राप्त हर चीज को सब में समान बांट देंगे। सबको अगर बराबर का अधिकार होगा, सबको बराबर से हर चीज प्राप्त होगा, तो हमारी धरती क्या है, वो स्वर्ग बन जाएगी, है ना? स्वर्ग का मतलब कि आपस में कोई अच्छे से बात, मतलब एक जैसे सब हो, किसी को किसी से ईर्ष्या द्वेष ना हो, कोई अमीर गरीब ना हो। तो जब सब एक समान होंगे तो हमारी धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। इस पाठ में कवि यही बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे चैप्टर में। रामधारी सिंह दिनकर, इस पाठ के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 23 सितंबर
23 सितंबर सन 1908 को बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में एक कृषक परिवार में हुआ। कृषक मतलब क्या होता है बेटा? कृषक परिवार में हुआ, एक किसान के परिवार में। हाँ, कृषक मतलब किसान के परिवार में। कृषक मतलब किसान, कृषक जो है वो संस्कृत शब्द है। मैट्रिक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर इन्हें भूदेव स्वर्ण पदक मिला। सन 1950 में ये एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। 24 अप्रैल 1974 1974 को इनका निधन हो गया। दिनकर जी की ने गद्य तथा पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। गद्य पद्य मतलब इन्होंने कहानी और कविता दोनों लिखे हैं। इनके काव्य उर्वशी पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा इनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाएं तथा भारतीय संस्कृत के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। ठीक है, इसके बाद दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज है। ओके, अब पाठ में आ जाओ। ये तो आपका कवि परिचय था। कवि ने पाठ के बारे में कहा है और इसमें किसने कहा है? भीष्म पितामह युधिष्ठिर का नाम सुना है? महाभारत में पांडव के बड़े बेटे का नाम युधिष्ठिर था, जिनको पांडव कहा जाता था। उसके बाद उनको पितामह ने क्या बोला था कि धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था। तो उनको युधिष्ठिर ने बोला, उनके पितामह ने, भीष्म ने युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने बोला, धर्मराज या भूमि किसी की नहीं, क्रीत है दासी। क्रीत मतलब खरीदी हुई, यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। यहाँ पर सबने समान रूप से जन्म लिया है और सभी इसके निवासी हैं, तो इस पृथ्वी पर सबका बराबर का अधिकार है। ठीक है, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। क्या कहा गया कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। प्रकाश मतलब रोशनी सबके लिए। सूर्य क्या एक के लिए निकलते हैं? सूर्य निकलते हैं तो सबके लिए निकलते हैं। सबको बराबर का प्रकाश चाहिए, सबको बराबर की रोशनी मिलनी चाहिए और सबको मुक्त समीरण। मुक्त मतलब पूरी तरह से फ्री। समीरण मतलब हवा। सबको प्रकाश और हवा आराम बराबर से मिलना चाहिए। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। और मनुष्य के जीवन में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए। उनका जो विकास होना चाहिए वो बाधा रहित, मतलब उनके विकास में, उनके आगे बढ़ने के मार्ग में कोई बाधा रुकावट नहीं आनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी भी तरह की आशंका या भय या डर नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर? हाँ मैम। आगे देखिए बेटा, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। यहाँ पर क्या कहा है कवि ने? लेकिन विघ्न अनेक, लेकिन विघ्न मतलब बाधाएं, अभी इनके रास्ते में इस पथ पर अड़े हुए हैं, मतलब रास्ते में अनेक बाधाएं खड़े, रास्ते में बाधा, अनेकों बाधाएं हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, जो कि मानवता, मानवता मतलब मनुष्यता, मनुष्य को कैसा होना चाहिए उसके मार्ग में अनेक चीजें आ जाती हैं जो उनको मनुष्य बनने नहीं देती। मतलब वो अपना मेरा मेरा तुम्हारा तुम्हारा ऐसा करती है, मतलब सारा मेरा होना चाहिए, वो बराबर हर चीज को नहीं बांटते। जो मनुष्य होता है वो क्या, उसको सबको बराबर समान रूप से देखता है, सिर्फ अपने भले की नहीं सोचता। तो वही यहाँ पर कहा गया कि मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। पर्वत तो पहाड़ होता ही है, लेकिन पर्वत यहाँ पर अनेकों चीजों के बारे में, जैसा पर्वत खड़ा हुआ है उसी तरह से मानवता के मार्ग में अनेक बाधाएं उनको रोकने के लिए खड़ी है। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, न्यायोचित मतलब न्याय के जैसा उचित सुख,
न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव मानव। अगर सभी मनुष्य को, मानव मानव को मतलब अगर सभी मनुष्य को समान रूप से न्याय नहीं मिलेगा तो चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। अगर सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा तो इस धरती पर चैन कहाँ, चैन मतलब सुख कहाँ है, आराम कहाँ है, और शांति कहाँ इस भव, भव मतलब संसार को। तब तक इस संसार को कहाँ सुख मिलेगा, जब तक सब एक समान नहीं होंगे, सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ पर धरती में चैन और शांति संसार में नहीं रहेगी। यहाँ तक क्लियर? हाँ मैम। आगे देखो बेटा, जब तक मनुष्य मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा। इसमें कवि ने क्या कहा कि जब तक मनुष्य मतलब मनुष्य का, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सम मतलब बराबर, जब तक सबका सुख भाग बराबर नहीं होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा, तब तक शमित मतलब शांत नहीं होगा, कोलाहल मतलब शोर, किसी भी तरह का शोर, तब तक यहाँ पर शांत नहीं होगा। कब? जब तक सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिलेगा, सब एक जैसे सबको प्राप्त नहीं होगा। क्या लिखा है? सुख भाग नहीं, जब तक मनुष्य का यह सुख भाग नहीं सम होगा, सुख का भाग जो हिस्सा है वो जब तक बराबर नहीं होगा तब तक यहाँ पर शांति नहीं होगी और कोलाहल मचा रहेगा, संघर्ष नहीं कम होगा और संघर्ष भी नहीं कम होगा। बेटा एक चीज याद रखना, वर्ड मीनिंग मतलब जो आपके पद्य चैप्टर्स है ना, पद्य के जितने भी पार्ट चैप्टर्स हैं उसकी वर्ड मीनिंग सबकी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में वर्ड मीनिंग भी आती है। ठीक है? हाँ, गद्य की याद रखेंगे अच्छा है, लेकिन पद्य की जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, अभी भी पूछे जा सकते हैं और 10th में यानी बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है? उसे भूल व फरक बसा परस्पर ही शंका में भय में। यहाँ पर क्या कवि ने कहा कि मनुष्य क्या भूल गया है कि जब तक बराबर का सबको समान अधिकार नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं रहेगी, और उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय। यह सब भूलकर वह सिर्फ अपने बारे में सोचने में लगा हुआ है, अपने ही खाने पीने रहने, अपना सामान इकट्ठा करने, अपने के लिए हर चीज इकट्ठा करने में वो लगा है। प्रभु के दिए हुए कितने हैं विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण मतलब फैले हुए। प्रभु ने हमें सुख, जो इतने सुख दिए, सुख क्या है बेटा, प्रभु ने क्या क्या दिया हमें? अगर हमें रोशनी नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है, सबसे जरूरी जिंदा रहने के लिए। तो यही सारे सुख भगवान ने हमें दिए हैं, और भी चीजें, क्या अनाज दिया है ना, अनाज के दाने डालते हैं मिट्टी में, वो तभी तो अनाज निकलता है। तब हाँ, तो ये सारे सुख सुविधाएं हमें ईश्वर से, प्रकृति से प्राप्त हैं। प्रभु के दिए हुए कितने हैं विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण मतलब फैले हुए हैं, भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर। यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि भगवान के दिए हुए सारे सुख सुविधाएं हमें प्राप्त है, हमारे पास है, और जितना उन्होंने दिया है उतना भोगने वाले लोग अभी धरती पर नहीं है, यानी जितने लोग हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभु ने हमें दिया है। क्लियर यहाँ तक बेटा? आगे देखिए, सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट मतलब संतुष्ट, सब हो सकते तुष्ट एक साथ, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कवि ने कहा कि सब संतुष्ट हो सकते हैं और सब सुख पा सकते हैं। कब? अगर वो सबको एक जैसा समान अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो सभी सुखी हो जाएंगे और सभी संतुष्ट हो जाएंगे, और चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। अगर वो चाहे तो एक मिनट में, पल भर में वो धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। क्लियर? चलो, अब इसमें बेटा क्वेश्चन आंसर हम लोग को करना है। अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगेगा तो आप बाद में पूछ लीजिएगा इस चैप्टर से। रिजुल आप आए हो क्या? रिजुल? हाँ मैम, वो हाँ मैम। बेटा आप आए ना? आपका हाँ। लास्ट
ये हुआ था, अधूरा था, बहू की विदा। कंप्लीट था ना एक लेक्चर, एक मतलब एक चैप्टर में से कुछ पार्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए ना। बहू की विदा था शायद, या बड़े घर की बेटी, कुछ तो था, कौन सा था? मैम बहू की विदा। बहू की विदा ना, या बड़े घर की बेटी, मुझे देखना पड़ेगा कौन सा था। बड़े घर की नहीं, ये तो नहीं है, बहू की विदा था। ओके, ठीक लगाया है आपने? एक सेकंड। मैम 26 पेज से 25 पेज। ओके, नेवर बेटा आप थोड़ा सा ये टिक लगाकर ये क्वेश्चन आंसर करिए, तो मैं इनको रिजल्ट को ये थोड़ा वो कंप्लीट करा देती हूँ। हाँ मैम ठीक है। हाँ हाँ बेटा टिक लगाओ जरा इस चैप्टर में, और करो, ये समझो कि आप क्लास में हो और आपको उतना करना है, ठीक है? कर सकते हो ना? अभी तबीयत इतनी तो ठीक है कि कर सको? हाँ मैम, हाँ मैम। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, मैं रिजल्ट दे दूं बेटा करने के लिए, फिर आपको कराती हूँ। फर्स्ट वाला कर लीजिए बेटा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है मैम। हाँ, फर्स्ट और थर्ड, ठीक है? इसमें से अभी आप लिखिए, कुछ भी आपको डिफिकल्ट लगता है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है या आंसर में कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप तुरंत पूछो, ठीक? और ये मैं रिज्यूम को थोड़ा सा करा देती हूँ, क्योंकि आप दोनों का टॉपिक अलग है, और मैंने शुरू कर दिया था तो मैं ऐसे करा रही हूँ, नहीं तो मैं ग्रामर कराती, जो कि आप दोनों का ही रहता, ठीक है? तो चलो अभी इसको करते हैं, फिर आप करके मुझे बताओ। और ये रिजुल आप बताइए बेटा, बड़े घर की बेटी ना, बहू की विदा, सॉरी बहू की विदा। बुक निकालो, पेज नंबर 26 बोला था आपने? मैम 25 पेज नंबर। बहू की विदा में 25 कहाँ आया बेटा? मैम बहू की विदा ही है। कौन सा यहाँ पर, कौन सा पैराग्राफ? मैम रमेश नीचे धीमे स्वर में वह नहीं आई। अच्छा, धीमे स्वर में, ठीक है। अब उसके आगे आप देखिए बुक में, रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। रमेश ने क्या बोला? वह नहीं आई। कौन नहीं आया बेटा? मैम गौरी। गौरी नहीं आई। गौरी कौन है? जीवन लाल की बेटी। लाल की बेटी, रमेश की बहन है। और रमेश इसको लेने गया था, गौरी के ससुराल वाले ने उसे विदा नहीं किया, क्यों नहीं विदा किया था? मैम दहेज के लिए, दहेज कम कर दिया। ससुराल वालों का कहना था कि जीवनलाल ने दहेज पूरा नहीं दिया, इसलिए उन्होंने गौरी को विदा नहीं किया। चलो, जीवनलाल नहीं आई, क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश, जी हाँ। जीवनलाल, फिर रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती। हतप्रभ मतलब बेटा निस्तेज यानी स्थिति होकर, जैसे कि कोई चीज आप उम्मीद लगाकर बैठे हो और जब सामने से आपको बता दिया जाए कि ये नहीं है या नहीं मिला या नहीं आ रहा है, तो आप क्या एकदम से ऐसा लगता है जैसे कोई झटका सा आपको शॉक लगता है ना, अरे नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसी तरह से वह निस्तेज होकर बैठ जाती है। हाथ में कंपन होता है जिससे बैठ जाती। कमला के हाथ में कंपन होता है जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। प्रमोद जीवनलाल को ध्यान से देख रहा था, क्यों? क्योंकि अभी तक जीवनलाल बहुत ज्यादा ऐसा बहक रहे थे ना कि मैंने बेटी की शादी में कितना दिया, मेरी बेटी आ रही होगी, ये हुआ वो हुआ। और अभी जब पता चला कि उसके ससुराल वालों ने विदा नहीं किया, तो जीवनलाल बहुत दुखी हो गए और गुस्सा भी हुए, तो इसलिए प्रमोद उनको देख रहा है। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूसा मार दिया।
विदा नहीं की, क्यों नहीं विदा की? रमेश कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। जीवनलाल बिगड़ कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में पूरा दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहेंगे, लोभी मतलब लालची कहेंगे। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेचकर दे दें, पर बेटी वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। राजेश्वरी क्या बोलती है कि उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? और बेटी वाले चाहे कितना भी दे दें, लेकिन बेटे वाले यानी लड़कों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है, यानी उनको कमी ही रहती है। जीवनलाल मगर शराफत और इंसानियत, जीवनलाल बोलते हैं लेकिन शराफत और इंसानियत। इस पर राजेश्वरी बोलती है कि बीच में ही बोलती है, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो। कुछ देर पहले तो मतलब कुछ देर पहले तो तुम भी ऐसा ही कर रहे थे कि प्रमोद को मना कर रहे थे कि विदा नहीं होगी दहेज की वजह से। साइन करो। रिजुल आगे आप रीड करो बेटा। रिजुल हाँ मैम। आप रीड करो। देखा कहाँ पर है? क्या मैम? मैंने कहा आप रीड करिए आगे, उसके आगे आप हाँ पढ़ो। मैम। हाँ फिर मैं समझाऊंगी। यहाँ पर है ना राजेश्वरी, यहाँ पर जीवनलाल चुप रहो तुम। पेज नंबर 26, जीवनलाल चुप रहो तुम। मैम लाउडली रीड करो। हाँ राजेश्वरी। राजेश्वरी बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या तो कमी है बहू के दहेज में, मगर तुम हो कि जीवनलाल। मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल गौरी की माँ चीख कर। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। हाँ एक सेकेंड बेटा, पहले क्या था? जीवनलाल जो है वो बहुत ज्यादा दिखा रहा था ना प्रमोद को, अपने पैसे का घमंड, नाक मूछ वाला ऐसा ऐसा करके। लेकिन अभी जब उसकी खुद की बेटी नहीं आई तो वो उसके ससुराल वालों को बोल रहा है कि उन लोगों को इंसानियत और शराफत भी कोई चीज होती है। तब राजेश्वरी ने बोला कि पहले तो तुम भी ऐसा ही कर रहे थे, और इस पर जीवनलाल गुस्सा हो जाता है कि तुम चुप रहो। और फिर राजेश्वरी बोलती है कि मैं बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी, अभी तक तुम भी ऐसे बहू के साथ कर रहे थे और किसी का अपमान कर रहे थे। फिर जीवनलाल चीखता है और उसके बाद राजेश्वरी कहती है कि अब भी अगर आंखें नहीं खुली। उसका कहने का क्या था, जब प्रमोद बोल रहा था कि क्या कमला आपकी कुछ नहीं, तो जीवनलाल ने बोला कि बहू और बेटी को तुम एक समान समझते हो। और वही चीज अभी राजेश्वरी बोल रही है कि जब तक तुम बहू को बेटी की तरह नहीं समझोगे तब तक ऐसा ही रहेगा। यानी तुम ये सोचो कि जैसा तुम अपनी बेटी के साथ दूसरों से चाहते हो वैसा भी तुम दूसरों की बेटी के साथ तुम भी करो, ठीक है? ऐसा वो समझाती है। और फिर इतने में जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं, वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है, और इतने में प्रमोद जो है वो रमेश के पास जाकर खड़ा होता है। आगे बेटा, आगे आप एक बार फिर से आगे पढ़िए आप। रिजुल हाँ हाँ आगे। मैम। जीवनलाल
बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाले यह याद रखे कि वह बेटी वाले वाला भी है तो सब उलझने समझ जाए। जीवनलाल, शायद तुम ठीक कहते हो। प्रमोद, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल, ए प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। मैं जल्द ही फिर आऊँगा, विश्वास रखें। इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। ठहरो जीवनलाल, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद, बाबूजी। एक मिनट रुको, जीवनलाल, क- एक मिनट दिए दीजिए। अभी यहाँ पर क्या था, जीवनलाल ने जब वो प्रमोद जो है रमेश के पास जाकर खड़ा होता है, उसके बाद ये राजेश्वरी इसको समझाती है कि बेटी और बहू में अंतर नहीं करना चाहिए, एक समान समझना चाहिए। और उसके बाद जीवनलाल को रुक कर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। उसके बाद उनको अपनी गलती का एहसास होता है कि सही बात है, बेटी और बहू में अंतर नहीं रखना चाहिए। और इसके बाद प्रमोद आता है कि मैं अब जा रहा हूँ। उसको पहले मना कर चुके थे, बीच में ये सारी बातें होने लगी थी, तो प्रमोद इतनी देर रुका हुआ था, लेकिन अभी उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो वो इजाजत लेने गया था किससे, जीवनलाल से, कि बाबूजी मुझे इजाजत दीजिए, मैं अब जाता हूँ। और उसके बाद ये जीवनलाल रुकने को बोलता है। और फिर उन्होंने ये बताया कि अब तुम रुको, और मेरी जो चोट लगी थी, मुझे जो घाव हुआ था, उसका इलाज कर दिया है। किसने किया था? उसकी बेटी के ससुराल वालों ने। कैसे किया था? दूसरी चोट देकर कर दिया था। ठीक है। प्रमोद लौटता हुआ साश्चर्य, बाबूजी, साश्चर्य मतलब आश्चर्य के साथ। जीवनलाल, निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। हर्ष मतलब बेटा, रिजुल, हर्ष मतलब बात शांति। हाँ, माँ खुश। हाँ, हर्ष मतलब खुश। हर्ष के आंसू पोंछते हुए शीघ्रता से अंदर जाती है। प्रमोद, रमेश और प्रमोद मुस्कुरा कर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर देख बढ़ते हैं, और तभी धीरे धीरे यवनी का पात होता है, यानी पर्दा गिर जाता है। ठीक है, क्लियर? चैप्टर समझ आया बेटा? हाँ माँ। क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए मैं दे रही हूँ, यहाँ पर लिखाऊंगी मैं, आप नोटबुक निकालो। और इसके पहले लास्ट लेक्चर में तो आपको होमवर्क नहीं दिया गया था ना? नहीं मैम। आगे चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ था, आज चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नोटबुक निकालो, क्वेश्चन आंसर करो। देखो बेटा,
क्वेश्चन नंबर 1, वक्ता कौन है और श्रोता कौन है? रिजल्ट क्वेश्चन लिख लिए बेटा? नहीं मैम, लिख रहा हूँ। लिख लो फिर बताओ बेटा, लिख कर मुझे बताइए। हेमन आप लिख रहे हैं? हाँ मैम। हाँ ठीक है, कितना हुआ, कितना क्वेश्चन हो गया? मैम पहला क्वेश्चन खत्म ही होने वाला है। पहले क्वेश्चन का कितना? मैम ये अभी तीसरा वाला चालू है। ओके ओके, लिखो बेटा गुड। आपका क्वेश्चन हो जाए तो बताइए ये रिजल्ट। रिजल्ट हो गया बेटा क्वेश्चन? हाँ मैम। आंसर नंबर 1, वक्ता प्रमोद है वक्ता प्रमोद है और श्रोता जीवन लाल है। वक्ता प्रमोद है और श्रोता जीवन लाल है। पूर्ण विराम। वक्ता प्रमोद है और श्रोता जीवन लाल है। पूर्ण विराम। वक्ता प्रमोद कमला का भाई है। वक्ता प्रमोद कमला का भाई है। वक्ता प्रमोद कमला का भाई है जो उससे 3-4 साल जो उससे 3-4 साल बड़ा है। वक्ता प्रमोद कमला का भाई है जो उससे 3-4 साल बड़ा है और वह उसके ससुराल उसे मायके ले जाने के लिए वह उसके ससुराल उसे मायके ले जाने के लिए और उसके ससुराल उसे मायके ले जाने के लिए आया है। मायके ले जाने के लिए आया है। पूर्ण विराम। मायके ले जाने के लिए आया है। पूर्ण विराम।
हो गया मैम। हो गया बेटा। आगे, श्रोता कमला का ससुर है। श्रोता कमला का ससुर है। श्रोता कमला का ससुर है, पूर्ण विराम। वह दहेज के कारण, वह दहेज के कारण कमला को मायके, वह दहेज के कारण कमला को मायके नहीं भेजना चाहता। वह दहेज के कारण कमला को मायके नहीं भेजना चाहता। वह दहेज के कारण कमला को मायके नहीं भेजना चाहता। श्रोता जीवनलाल कमला को श्रोता जीवनलाल कमला को मायके, श्रोता जीवनलाल कमला को मायके क्यों नहीं भेजना चाहता। मायके क्यों नहीं भेजना चाहता। श्रोता जीवनलाल कमला को मायके क्यों नहीं भेजना चाहता। सेकेंड क्वेश्चन लिखो बेटा। श्रोता जीवनलाल कमला को मायके क्यों नहीं भेजना चाहता। हो गया। हाँ मैम। क्यों नहीं भेजना चाहता था आप बताइए। फर्स्ट वाले आंसर में थोड़ा सा तो लिख लिया है, लेकिन बाकी का और भी रहेगा, तो क्यों नहीं भेजना चाहता है। मैम वो मैम जो दहेज उसको चाहिए था वो दिया नहीं था, तो वो नहीं भेज रहा था। लिखिए, आगे का लिखिए। श्रोता जीवनलाल, श्रोता जीवनलाल कमला के मायके वालों, श्रोता जीवनलाल कमला के मायके वालों के द्वारा, जो वर्ड डिफिकल्ट लगेगा बेटा पूछना, मैं बताऊंगी। श्रोता जीवनलाल कमला के मायके वालों के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, मायके वालों के द्वारा उसकी इच्छा अनुसार दहेज न दिए जाने, उसकी इच्छा अनुसार दहेज न दिए जाने के कारण, उसकी इच्छा अनुसार दहेज न दिए जाने के कारण मायके नहीं, कारण मायके नहीं भेजना चाहता। दहेज न दिए जाने के कारण मायके नहीं भेजना चाहता। पूर्ण विराम। मायके नहीं भेजना चाहता, पूर्ण विराम। वह कहता है, मायके नहीं भेजना चाहता, पूर्ण विराम। वह कहता है, वह कौन, वह कहता है वह उसे मायके तभी भेजेगा। ये किसके लिए आया बेटा। वह जीवनलाल। वह कहता है कौमा, वह कहता है कौमा वह उसे मायके तभी भेजेगा
वह कहता है वह उसे मायके तभी भेजेगा जब दहेज की पूरी रकम उसके हाथ पर होगी। जब दहेज की पूरी रकम उसके हाथ पर होगी। जब दहेज की पूरी रकम उसके हाथ पर होगी। पूर्ण विराम। जब दहेज की पूरी रकम उसके हाथ पर होगी। पूर्ण विराम। वक्ता कमला को मायके वक्ता कमला को मायके क्यों ले जाना चाहता। वक्ता कमला को मायके क्यों ले जाना चाहता था। क्यों ले जाना चाहता था बेटा। चाहता थे। विजुल वक्ता कमला को मायके क्यों ले जाना चाहता। माँ वो पहली बार मायके ले जा रहा था और उसको उसकी सहेलियों के साथ बाग में खेलना था। हाँ, उसकी शादी के बाद वो पहला सामान था और ऐसे में सारी लड़कियां अपने मायके जाती थी और उसकी सहेलियां आती और वो वहां जाती तो वो भी उनसे मिलती। सबके लिए वो ले जाना चाहता था उनसे मिलको। वक्ता प्रमोद कमला को मायके इसलिए ले जाना चाहता है। वक्ता प्रमोद कमला को मायके इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि कमला के इसलिए ले जाना चाहता है क्योंकि कमला के विवाह के बाद उसका यह पहला सावन था। कमला के विवाह के बाद उसका यह पहला सावन था। पूर्ण विराम। उसका यह पहला सावन था। पूर्ण विराम। सावन में लड़कियां सावन में लड़कियां अपनी ससुराल से मायके आती हैं। ससुराल से मायके आती हैं और अपनी सखी सहेलियों से मिलकर खुश होती हैं। पूर्ण विराम। और अपनी सखी सहेलियों से मिलकर खुश होती हैं। पूर्ण विराम। लड़की के माता पिता भी रिजल्ट छूट तो नहीं रहा बेटा। नहीं माँ। लड़की के माता पिता भी अपनी बेटियों की
व्यक्ति के माता पिता भी अपनी बेटियों की बेचैनी से प्रतीक्षा करते हैं। बेचैनी से प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का दूसरा शब्द बताइए। मैम रुकना। रुकना। नहीं, इंतजार। प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार करना। ओके मैम। ठीक है, प्रतीक्षा, तुम मेरी प्रतीक्षा करो मैं आ रहा हूँ। इंतजार करो, तुम मेरा इंतजार करो मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो बेचैनी से प्रतीक्षा करते हैं। पूर्ण विराम। बेचैनी से प्रतीक्षा करते हैं, पूर्ण विराम। कमला के मायके न जाने पर, क्वेश्चन नंबर 4। कमला के मायके न जाने पर किसका दिल टूट जाएगा। किसका दिल टूट जाएगा और क्यों? किसका दिल टूट जाएगा और क्यों? कमला के मायके न जाने पर किसका दिल टूटेगा बेटा? रिजुल, क्या मैम? कमला के मायके न जाने पर किसका दिल टूट जाएगा? चैप्टर में किसका था? मैम उसके मम्मी पापा का। पापा का कहाँ से? पापा तो थे नहीं। प्रमोद ने क्या बोला था कि अगर बहन नहीं गई तो माँ का दिल टूट जाएगा, ऐसा बोला था ना? हाँ मैम। हाँ, तो वही तो यहाँ पर है ना, यदि मैं कमला को लिए बिना नहीं गया तो माँ का दिल टूट जाएगा, पर वही लिखा है। ध्यान से, क्या हुआ? आज मन नहीं लग रहा पढ़ने में क्या? नहीं मैम, बैकग्राउंड आवाज बहुत है, ये ढोल वोल बजा रहे हैं यहाँ पे। ओके, चलो ठीक है, लिखो बेटा। आंसर नंबर 4 क्वेश्चन लिख लो, फिर आंसर में डिक्टेट करती हूँ। आंसर लिख लो पहले। नेवल, आपका कहाँ तक हुआ बेटा? नेवल, हाँ मैम, बस खत्म ही होने वाला है। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया? हाँ मैम। ओके, कोई और दिया था क्या? फर्स्ट एंड हाँ मैम, और नंबर 3। ठीक है, करो, उसको भी करो बेटा। मंडे आप लोग का भी लेक्चर फिर से है ना शायद? टाइम टेबल चेक किए? मैम पता नहीं, बस चेक करता हूँ। हाँ, मंडे शायद आप लोग का लेक्चर है। तो अगर तबीयत ठीक रहेगी बेटा तो ऑफलाइन कोशिश करिएगा आने की। नहीं ठीक है तो बोल रहा हूँ। हाँ मैम है। हाँ, मंडे की लेक्चर है, मुझे दिखा था मेरे टाइम टेबल। ठीक है, फिर उस दिन हम लोग ग्रामर का कोई तो टॉपिक करेंगे जो आपका नहीं हुआ होगा, या फिर कोई कॉमन टॉपिक करेंगे जो आप सबका रहेगा। ठीक है, वो साहित्य सागर का आंसर लिखिए बेटा रजुला। इसका आंसर नंबर 4, कमला के मायके न जाने पर। फोर्थ आंसर, कमला के मायके न जाने पर उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। कमला के मायके न जाने पर उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। उसकी माँ का दिल टूट जाएगा। क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है। क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है
जिसे अपनी बेटी को क्योंकि एक माँ ही ऐसी होती है जिसे अपनी बेटी को ससुराल भेजने के बाद जिसे अपनी बेटी को ससुराल भेजने के बाद जिसे अपनी बेटी को ससुराल भेजने के बाद उस समय की प्रतीक्षा रहती है, कॉमा, जिसे अपनी बेटी को ससुराल भेजने के बाद उस समय की प्रतीक्षा रहती है, कॉमा, उस समय की प्रतीक्षा रहती है, कॉमा, जब उसकी बेटी मायके आती है, जब उसकी बेटी मायके आती है, पूर्ण विराम, जब उसकी बेटी मायके आती है, पूर्ण विराम। कमला के विवाह के बाद कमला के विवाह के बाद कमला के विवाह के बाद का यह कमला के विवाह के बाद का यह प्रथम सावन था, कमला के विवाह के बाद का यह प्रथम सावन था। अतः माँ को कमला के विवाह के बाद का यह प्रथम सावन था। अतः माँ को पूरा भरोसा था कि अतः माँ को पूरा भरोसा था कि कमला के ससुराल वाले अतः माँ को पूरा भरोसा था कि कमला के ससुराल वाले कमला को ऐसे अवसर पर कमला के ससुराल वाले कमला को ऐसे अवसर पर मायके अवश्य भेजेंगे। कमला के माँ को अतः माँ को पूरा भरोसा था। बेटा यहाँ पर आपने ये लगाया कि नहीं, कमला के विवाह के बाद का प्रथम सावन था, पूर्ण विराम, ठीक है। उसके बाद अतः से शुरू करिएगा। अतः माँ को पूरा भरोसा था कि कमला के ससुराल वाले कमला को ऐसे अवसर पर मायके अवश्य भेजेंगे, पूर्ण विराम। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को इसीलिए उन्होंने अपने बेटे प्रमोद को इसीलिए उन्होंने अपने बेटे प्रमोद को कमला के ससुराल भेजा था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे प्रमोद को कमला के ससुराल भेजा था। अब रुद्र पता नहीं तुम्हें बेटा आज आपका स्कूल था विजुल? क्या मैम? आज आपका क्या मैम? आज स्कूल गए थे? हाँ मैम, हाँ गया था। रुद्र आया था क्या? मैम पता नहीं वो कौन से ग्रेड में है, मैं देखता नहीं उससे। ओके, आज आया नहीं, पता नहीं तो नहीं आया। ठीक है बेटा, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन में टिक लगाइए आप, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर देखती हूँ क्या करना है। इसमें से आपको सेकंड वाला बेटा टिक लगाओ। सेकंड पर उसके बाद
सेकेंड और 14 मैम सेकंड और 11 सेकेंड और 11 ठीक है। ये बेटा आपका होमवर्क रहेगा और अच्छे से ईमानदारी से लिख लेना बेटा, इसलिए कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। लिखने के लिए तो इतना ही है, बाकी पढ़ना रहेगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर और 1-2 क्वेश्चन इसका कराने के बाद, मतलब एक तो कराऊंगी फिर कुछ नया कराऊंगी। नेवर आप बताओ बेटा, पहले सबसे पहले आप बताइए आपका नाम कैसा प्रोनाउंसिएट करते हैं, कैसा बुलाते हैं? नेवान है या नेवन, क्या है? नेवान। नेवान, ओके, अभी मुझे समझ आएगा। चलो नेवान, आप बताओ कितना किया आपने बेटा? हाँ मैम, हो गया है सब कुछ। दोनों हो गए? हाँ, दोनों हो गए। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए तो लिख लो बेटा, फिर नेक्स्ट लेक्चर आप आइएगा, परसों रहेगा, फिर हम लोग यहीं पर हाँ मैम। पहले वो टिक लगा लो कौन सा करना है आपको। हम्म। और आप दोनों लिखेंगे बेटा, आपको 2 दिया मैंने। हाँ। स्वर्ग बना सकते हैं, अभी हम लोगों ने किया था ना बेटा। हाँ मैम। इसका आपने फर्स्ट किया और थर्ड किया था मैम। फर्स्ट और थर्ड ना बेटा? हाँ मैम। उसके बाद मैं कोई एक्सप्लेन बताती हूँ। अभी आपको फोर्थ करना है, ओके? हाँ मैम। ओके मैम। लेकिन ये सेकंड वाला भी पढ़ कर रखना है, फोर्थ हाँ। लिखना है और थर्ड वाला सेकंड वाला पढ़ के रखना है, मतलब एक भी चीज छोड़ना नहीं है। हाँ मैम। हाँ, तो ये आप करके लाओगे होमवर्क में। और विजुअल आप बेटा ये दोनों करेंगे जो आपको दिया गया है। आप दोनों से मैं पूछ रही हूँ कि आपको जो अभी चैप्टर आपने पढ़ा उसमें कुछ डाउट थे? नहीं मैम। आपको नहीं है? विजुअल आपको है क्या? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। अच्छा, ये बताइए इस बहू की विदा पाठ में कितने कैरेक्टर हैं? मतलब एक का नाम ऐसा बताते जाओ। मैम जीवनलाल, प्रमोद, राजेश्वरी, गौरी, फिर कमला, फिर उसकी माँ, कमला की माँ, बस मैम। मेन कौन है इस कैरेक्टर का हेड, मतलब कौन है, किसके बारे में ये ज्यादा बताया गया? इस पाठ में किस चीज के विषय में बताया गया वो बताइए। मैम दहेज के विषय में। पाठ में दहेज के बारे में बताया गया है, और जो लोग बहू और बेटी में अंतर करते हैं उसके बारे में बताया गया है। और जो जीवनलाल अपने पैसे को ही सबसे बड़ा सम्मान का चीज मानते थे कि पैसा है तो सम्मान है, नहीं तो नहीं। एक समय में उनको ये भी समझ आया कि उन्होंने बहुत पैसा दिया, उसके बाद भी लड़के वालों को वो कम ही लगा। तो कभी भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। उनको क्या था? अपने पैसे का। एक क्वेश्चन है कि जीवनलाल को किस चीज का घमंड था? तो किस चीज का घमंड था बेटा? पैसे का, है ना? उसको अपने धर्म का घमंड था, जो कि नहीं करना चाहिए। और वो बहू और बेटी में अंतर रखता था। इस पार्ट में यही सारी चीजें बताई गई है। ठीक, तो सारे क्वेश्चन जितने आपको दिए गए वो कर लेना। नेवान आप भी कर लेना बेटा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं, जो कि शायद परसों ही है, शायद नहीं, कंफर्म परसों ही है। हाँ, चलो बाय। हाँ मैम। बाय मैम।